क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पढ़ रहे हैं? कौन होगा किसकी साइड, ईरान या इसराइल? कौन है सबसे पावरफुल? अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो इससे क्या नुकसान होंगे, किसको होगा नुकसान? अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो कैसे होगा? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि एक तरफ रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, दूसरी तरफ इसराइल फ़लस्तीन की जंग चल रही है, तीसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान और चौथी तरफ आज की है इसराइल और ईरान। तो ये चार जो जंग चल रहे हैं, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा। पिछले इन 1.5 साल से जैसे हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग चल रही है और जंग थमने का नाम ही नहीं ले। रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो कुछ एरिया या टेरिटरी को लेने जंग चल रही है और इसमें दोनों मुल्कों का काफ़ी ज़्यादा है। एक तरफ यूक्रेन है जो यूएस के अलाइंड है और दूसरी तरफ है रूस यानी रशिया, दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में इसे माना जाता है। तो ये एक है हमारा रशिया और यूक्रेन। दूसरे नंबर पे आते हैं हम फ़लस्तीन और इसराइल। फ़लस्तीन और इसराइल की बात करें तो फ़लस्तीन और इसराइल की भी जो जंग है वो फिर से ज़मीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो हम कहते हैं फ़लस्तीन, उसको लेकर इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग चल रही है और ये जंग भी काफ़ी महीनों से चल रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ इसराइल का एग्रेशन तो दूसरी तरफ फ़लस्तीन पे जुल्म, और इसराइल का इसमें भी सपोर्ट देता है यूनाइटेड स्टेट्स। I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship relationship is very अगर हम तीसरी जंग की बात करें तो तीसरी जंग में इंडिया और पाकिस्तान India just bombed Pakistan. समय से एक मुल्क के दो हिस्से माने जाते थे और अब इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई है 2025 में ये काफ़ी रोमांचक थी। एक तरफ से इंडिया की तरफ से प्रेशर डाल रहा था, इंडस रिवर का पानी बंद कर दिया था और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी गोला बारूद करके इंडिया के कुछ बॉर्डर विलेजेस को टारगेट कर रहा था। तो इंडिया पाकिस्तान की तीसरी जंग है जो बन सकती है रीजन वर्ल्ड वॉर 3 का। अब आते हैं चौथे नंबर पर जो कि है ईरान और इसराइल। ईरान और इसराइल लेटेस्ट यानी अभी कुछ दिन पहले लड़की की जंग चल रही थी, अभी वो लोग सीज फायर का एग्रीमेंट कर चुके हैं। And I am the only candidate who can make this promise to you. I will prevent World War III. I stopped the war between Pakistan and India. I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. ईरान और इसराइल की अगर बात करें तो ये जंग का रीज़न ये है कि इसराइल ने सबसे पहले ईरान का हमला किया, जो कि एक सेल्फ डिफेंस में ईरान ने पट्टा कर इसराइल पर हमला किया और ईरान का आज से नहीं कई सालों से कई सदियों से फ़लस्तीनियों के लिए कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है। तो एक तरफ से ये जंग बोला जाए देखा जाए तो बन चुकी है फिर से फ़लस्तीन और इसराइल, क्योंकि एक तरफ है इसराइल अपने यूएस के सपोर्ट के साथ, तो दूसरी तरफ है ईरान जो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाता है और फ़लस्तीनियों के लिए हमेशा खड़ा रहा है। और ये ईरान और इसराइल जो जंग है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा जाए तो लड़ाई तो ज़्यादा नुकसान ईरान को हुआ और इसराइल कुछ हद तक नुकसान से बची रही, क्योंकि उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी हद तक उनके लिए कामयाब रहा। तो जैसे कि हम बात करें अभी पिछले 4 रीजन से वर्ल्ड वॉर 3 होने। पहला रीजन जैसे कि अभी मैंने कहा आपको ईरान इसराइल, दूसरा रीजन इसराइल फ़लस्तीन, तीसरा इंडिया पाकिस्तान और चौथा यूक्रेन रशिया। अगर ये 4 जंग थम गए तो हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। और कुछ हद तक अगर हम बात करें तो इसराइल और ईरान में सीज फायर हो चुकी है, इंडिया पाकिस्तान में भी सीज फायर हो चुकी है, रशिया यूक्रेन में अभी तक सीज फायर का नाम निशान भी नहीं है और इसराइल और फ़लस्तीन भी सीज फायर का नाम है। तो एक तरफ से देखा जाए तो हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ भी रहे हैं और बढ़ नहीं दिया गया है। सीज फायर एक हल है और अगर यूनाइटेड नेशंस चाहे तो रशिया वाद को भी रोक सकती है और यूनाइटेड नेशंस चाहे तो इसराइल और फ़लस्तीन के वाद को भी रोक सकती है। कौन होगा जिसकी साइड? अगर हम बात करें इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की तो एक तरफ है ईरान तो दूसरी तरफ है इसराइल। ईरान के सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत जो अलाइज है उसमें सबसे पहले आता है रशिया, दूसरे नंबर पे आता है चीन यानी चाइना, तीसरे नंबर पे अनवेवरी सपोर्ट यानी कंटिन्यूस सपोर्ट जो अपना देता है ईरान को वो है नॉर्थ कोरिया। तो ये 3 अगर हम देखें रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया कंटिन्यूसली ईरान को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा अदर देन दिस पाकिस्तान, तुर्की, यमन जैसे मुल्क भी ईरान को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ आता है इसराइल का वेस्ट ब्लॉक।
अगर हम बात करें इसराइल के वेस्ट ब्लॉक की, तो इसराइल के वेस्ट ब्लॉक ने कंटिन्यूसली इसराइल को हथियार के जरिए, इकोनॉमी के जरिए सपोर्ट करने वाली है बनाया। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा इसराइल को कंटिन्यूस सपोर्ट नाटो से मिलता है। नाटो के जो कंट्रीज थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज इसराइल को अपना अनवेवरिंग सपोर्ट दे, जिसमें आती है बरतानिया, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और भी कई सारे मुल्क, कनाडा वगैरह ब्रिटेन। ये सारे मुल्क एक तरफ से अपना सपोर्ट इसराइल को मिले, और अगर दोनों को तराजू में तोला जाए कि कौन ज़्यादा खबर हो जाए, इसराइल का ग्रोथ या ईरान का ग्रोथ, तो मेरे हिसाब से ऐसा दिखता है कि दोनों भी बराबर बराबर है, क्योंकि दोनों भी तरफ न्यूक्लियर हथियार वाले मुल्क हैं। दोनों के तरफ न्यूक्लियर हथियार का जो स्टॉक फाइल है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रशिया है, इधर फ्रांस और बरतानिया है, तो इधर चाइना और नॉर्थ कोरिया है। तो ये बराबरी का रूप है। ईरान या इसराइल, कौन है ज़्यादा पावरफुल? ईरान एक तरफ मिडल ईस्ट का सबसे पावरफुल नेशन जाना जाता है, तो दूसरी तरफ इसराइल जो कि यूएस के सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसराइल और ईरान दोनों के मिलिट्री स्ट्रेंथ, एक तरफ है ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में है, लेकिन अब तक उसे न्यूक्लियर का सपोर्ट और सहारा नहीं मिला। तो ईरान के पास 0 यानी 0 न्यूक्लियर वेपन्स है, इसराइल के पास नंबर न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान के पास 500 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, इसराइल के पास 600 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। ईरान के पास 130 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स है, इसराइल के पास 150 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर है। ईरान के पास 4100 तोपें हैं, इसराइल के पास 1700 तोप है, यानी 1700। ईरान के पास 3000 से ज़्यादा मिसाइल्स है, इसराइल के पास 500 के बीच मिसाइल्स है। सबमरीन्स जिसको बंदूकी कहा जाता है, ईरान के पास 19 सबमरीन्स, तो इसराइल के पास सिर्फ और सिर्फ 5 सबमरीन्स है। ईरान के पास स्टैंडिंग आर्मी 6,10,000 स्टैंडिंग आर्मी ईरान के पास है, इसराइल के पास 1,70,000 की स्टैंडिंग आर्मी है। ईरान के पास 35 लाख रिजर्व आर्मी है, इसराइल के पास 4,65,000 रिजर्व आर्मी है। ईरान के पास 775 आर्टिलरी है, इसराइल के पास 350 आर्टिलरी है। ईरान के पास 66,000 व्हीकल्स, इसराइल के पास 45,000। किसको होगा कितना फायदा और किसको होगा नुकसान? पहले जानते हैं नुकसान की तरफ। अगर नुकसान की बात करें तो वर्ल्ड वार 3 या कोई भी जंग, नुकसान तो तय है। पहला नुकसान होगा ह्यूमन लॉस यानी जानी नुकसान, दूसरा इकोनॉमिक नुकसान। अगर हम बात करें जानी नुकसान की, तो हम इंडिया पाकिस्तान हो, ईरान इसराइल हो, इसराइल फ़लस्तीन हो या यूक्रेन रशिया, कई लाखों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इकोनॉमिक नुकसान की, तो इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गई, चाहे वो कोई भी नहीं हो, चाहे वो एशिया का हो, यूरोप का हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या कोई और कॉन्टिनेंट का हो। वार के कॉन्सिक्वेंसेस से और वार के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट किसी पर होता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासिर होता है, तो वो है इकॉनमी। हर जगह ये इकॉनमी में इफेक्ट हो, और ये कंटिन्यूस वार की वजह से, खासकर इसराइल और ईरान के वार की वजह से, जो हमारा कच्चा तेल है जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, क्रूड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा रेट्स बढ़ने के चांस। और क्रूड ऑयल एक ऐसा फ्यूल है जो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में इस्तेमाल होता, और अगर इसराइल ईरान की जंग बाकी रहती थी तो पक्की बात है कि कच्चे तेल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ते थे। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ पे विश्व की लगभग 1/4 जो ऑयल की जो शिपिंग है वहाँ से होती है, वो प्रभावित होगी। और अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पाबंदी लगा देता है तो सऊदी अरब, यमन, सीरिया, ओमान, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सारे मुल्कों से जो कच्चा तेल होकर गुजरता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से करता है। और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पाबंदी लगा देता है तो बात लाजिम है कि पूरी दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट स्टडी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट स्टडी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी से होता है, तो अगर वार होगी तो स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स होगी। तीसरी बात है एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा नुकसान सफ़र करेगी, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के जितने भी एसेंशियल गुड्स है वो सारे काफ़ी महंगे हो जाएंगे।
की बात से बोला जाए तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चौथी बात करते हैं एनवायरनमेंट। वार ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, वार से काफ़ी नुकसान है। एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, जैसे हम देखें भोपाल गैस डिज़ास्टर हो या कहीं ऑन का हादसा हो, कि जब कोई मिसाइल आके गिरता है, जब कोई न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इंफ्रारेड रेस होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जंग से फ़ायदा किसको होता है? जंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन सबको होता है जो हथियार बनाते हैं। जी हाँ, हथियार बनाने वाले जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। और सबसे ज़्यादा हथियार बनाने वाले कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स जो हथियार बनाता है इसलिए वो हथियार नहीं है, और वो हथियार अगर लिखेंगे तो उनकी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। आपके वार का सीधा फायदा हो रहा है बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हथियार को बनाने में सपोर्ट करते थे। वार मॉन्गरिंग से जो भी चीज़ों का नुकसान होता है वो चीज़ों में दाम बढ़ता है, रेट बढ़ता है। तो वार मॉन्गरिंग की वजह से काफ़ी कम्युनिटी डीलर्स भी अपना फायदा उठा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल हम कहते हैं कि वेपन मेकिंग इंडस्ट्री और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट को वार से या जंग से फ़ायदा होता है। ईरान काफ़ी समय से न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर हथियार की कोशिश कर रहा है, और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गया तो ईरान या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन होगा। क्योंकि अब तक हमने देखा कि चाहे वो जंग हो अमेरिका से, चाहे वो जंग हो इसराइल से या किसी से, कोई भी वेस्टर्न कंट्री से, अगर मिडिल ईस्ट सारे मुस्लिम कंट्रीज में किसी ने अपना बोलबाला किया, किसी ने अपना मजबूत कदम उठाया और किसी ने फ़लस्तीन के साथ हमेशा खड़े हुए, तो वो है ईरान। और अगर ऐसे ही ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाए तो ईरान सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन बन के उभरेगा, जिससे सीधा इजराइल को और साथ ही साथ उसके अलाइज को भी नुकसान होगा। एक तरफ डॉलर शायद कुछ हद तक कमज़ोर होगा और दूसरी तरफ ईरान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। यूनाइटेड नेशंस एक तरफ है, जैसे हम ऐलान करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इनका मकसद है जंग को रोकना और पीस को लाना, यानी शांति बरकरार रखना। लेकिन इसराइल फ़लस्तीन हो, ईरान इसराइल हो, इंडिया पाकिस्तान हो या यूक्रेन रशिया, यूनाइटेड नेशंस सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बनकर तमाशा देख रहा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के जो वीटो पावर्स है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाइना हो, रशिया हो, फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, इनकी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहा है, वही पहली कोशिश नहीं कर रहा है कि ये बात थम जाए। इंडिया पाकिस्तान को किसी हाल थम चुका है, ईरान इसराइल भी किसी हाल तक टेम्पररी थम चुका है, लेकिन आज भी यूक्रेन रशिया और इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चाहे उलझाए है। आप बताइए कि ये जंग रुकनी चाहिए या नहीं? क्या होगा, जंग या शांति, तरक्की या तबाही?